हेलो दोस्तों, जनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि जैसे ही ईशानी जनक से पूछती है कि तुम्हारी शादी हो गई है क्या, जनक इस बात को निगलेक्ट कर देती है और इस बात का जवाब भी नहीं देती है। तभी जनक बोलती चलो ना, छोड़ो, हम नदी के पार चलते हैं। अभी यहाँ से रिक्शा स्टैंड लेके जाता है, हम वहाँ से करते। तभी वो रिक्शा वाले को पूछते, रिक्शा वाला मना कर देता है, पर दूसरे रिक्शे में वो लोग बैठ के चल देते हैं। और जनक और ईशानी आधी दूरी पर ही पहुँचे रहते हैं कि तभी हम देखते हैं वहाँ पर जीत आ जाता है। जीत अपनी गाड़ी से आगे आके रोक लेता है और जिसकी वजह से ईशानी और जनक जो होते हैं वो डर जाते हैं। ईशानी बताती है वही लड़का है जिसको मैंने थप्पड़ मारा था और देखा ये कहाँ तक आ पहुँचा है। तभी यहाँ पे जीत बोलता चल ऑटो रिक्शा से निकल, उस दिन तूने थप्पड़ मारा था ना, आज तुझे मजा सिखाता हूँ। तभी जनक जो होती है वो बार बार उसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुंडे उसका हाथ पकड़ लेते हैं और जनक के सामने बदतमीजी पर उतर आते हैं, जहाँ पे जनक को वो लोग रिवॉल्वर दिखा के धमकी देते हैं और तभी ईशानी को पकड़ के लेके बैठा के गाड़ी में चलाते हैं। जनक उनका पीछा करती है लेकिन वह पकड़ने में असफल हो जाती है। हम देखते हैं कि यहाँ पे ईशानी का मुँह बांध कर वो लोग जंगल के रास्ते की तरफ से मंदिर की तरफ लेके जा रहे होते हैं, जहाँ पे जनक को समझ में नहीं आता और वो दौड़ के आती है ईशानी की माँ को बताने के लिए कि ईशानी का किडनैप हो चुका है और ये किडनैपिंग कोई और नहीं बल्कि ये किडनैपिंग कोई और नहीं बल्कि वो लड़का जीत ने किया है जिसको ईशानी ने थप्पड़ मारा था। ये सुन के मानो अंबिका की होश उड़ जाते हैं। अंबिका बोलती है ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे साथ ही तो गई थी ना ईशानी, फिर तुम उसको ऐसे कैसे छोड़ सकती हो। जनक बोलती है मैंने उसको छोड़ा नहीं, मैंने बहुत ट्राई किया, मैं तो नदी के रास्ते की तरफ हम लोग जा रहे थे रिक्शे में बैठ के, लेकिन वो रिक्शा के सामने आ गया तो अभी हम क्या करते हैं और इसकी वजह से ऐसा हो गया। तभी यहाँ पे अंबिका बोलती है भगवान पता नहीं क्या होगा मेरी बेटी के साथ, मुझे पहले से ही कुछ ना कुछ डर लग रहा था, मुझे तो बहुत डर लग रहा था। तभी जनक बोलती आंटी जी आप मत डरिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अंबिका बोलती मेरी बेटी को कहाँ लेके गए वो गुंडे लोग, कुछ बताओगे या नहीं बताओगे। जनक जो होती है वो अंबिका को किसी तरह जो होती है वो अंबिका को संभालती है और बोलती है आंटी जी आप चिंता मत करिए, ईशानी ज़्यादा दूर नहीं होगी, अगर हम लोग पीछा करने चले जाएंगे तो मिल जाएगी। तभी अंबिका जो होती है अपनी जेठानी से जाके मदद मांगती है, लेकिन उसकी जेठानी मुंह फेर लेती है और कहती है मैंने पहले ही कहा था कि ईशानी को कंट्रोल करो, लेकिन तुमने एक भी नहीं सुनी, देखा मेरा नतीजा। उन गुंडों का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं क्या कब कर लें, किसी भी लड़की को साथ लेके जाके कुछ भी कर लेते हैं और क्या पता तब तक तुम्हारी ईशानी बचने लायक भी ना बचे, तुम सोचो। तभी अंबिका बोलती नहीं दीदी ऐसा मत कुछ कहो, ऐसा मत कहो मेरी ईशानी के बारे में, और ईशानी ने मेरी माफ़ी तो मांगी थी ना, फिर उस लड़के को बदले में आके देखो क्या कर लिया। हाय रे मैं क्यों आई गाँव में, मुझे तो अभी भी नहीं समझ में आ रहा मेरी ईशानी के साथ कुछ गलत ना हो जाए, मैं इनके पापा को कैसे बताऊंगी। तभी उसकी जेठानी बोलती ठीक है हम चल के घर पे बात करते हैं, लेकिन अभी कुछ किया नहीं जा सकता। अंबिका जो होती है वो दौड़ के रोते रोते हुए आती है और यहाँ पे वह बताती है अभिजीत को कि ईशानी का किडनैपिंग हो गया और वो कोई और नहीं लड़का बल्कि जिसको थप्पड़ मारा था उसके साथ हो। तभी यहाँ पे अभिजीत बोलते तुम क्या बोल रही हो अंबिका, लेकिन वो तो तुम्हारे साथ गई हुई थी ना। अंबिका बोलती हाँ मेरे साथ गई हुई थी। ये जनक आई। तभी जनक बताती है कि अंकल जी नमस्ते, आप मुझे पहचाने नहीं होंगे, मैं जनक हूँ, मैं ईशानी से हम लोग बहुत सालों के बाद मिल रहे थे, इसलिए हम लोग सोचे कि थोड़ा दूरी पर बैठ के हम जाके बात कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही हम बात करने गए तभी हम देखते हैं कि वो गुंडे लोग आ जाते हैं रिक्शे से और ईशानी को उठा के लेके चले जाते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं यहाँ पे गुंडा जो होता है वो ईशानी से बदतमीजी करता है, बोला कि अब तुम लोग लेके जाओ पंडित को बुलाओ और इससे हमें शादी करनी है, वैसे तूने जोरदार थप्पड़ मारा था और तुम्हारे अंदर आग भी है बहुत, तो मैं सोच रहा हूँ कि उस आग को मैं ही बुझा सकता हूँ। तभी ईशानी बोलती तुम ये क्या कर रहे हो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम भी मुझे थप्पड़ मार सकते हो, अगर तुम्हें इतना ही बुरा लगा, लेकिन तुम मेरी शादी क्यों कर रहे हो, मुझे बहुत कुछ बनना है, मुझे पढ़ना लिखना है और तुम मेरी लाइफ बर्बाद करने पर तुले हुए हो, मुझे जाने दो। तभी यहाँ पे जीत बोलता बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारी शादी करके मैं तुम्हारी लाइफ संवार रहा हूँ, मैं चाहता तो तुम्हारे साथ कुछ भी रास लीला बना के मैं छोड़ सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने सोचा मैं तुम्हें दिल से अपनाऊँ, इसलिए मैंने शादी का प्रस्ताव रखा। अब शादी का प्रस्ताव रखा और इसी टाइम तुम्हारी बहन के साथ तुम्हारी भी शादी हो जाएगी, खर्चे बच जाएंगे और देखो फिर हमारा मिलन हो जाएगा। जब मैं तुमसे मिलूंगा ना तुम्हारे अंदर की जो आग है ना वो मैं बुझा पाऊँगा और जैसे तुम्हारे अंदर की आग बुझेगी ना फिर तुम एकदम ठीक से सब कुछ कर पाओगी, समझ रही हो तुम, इसीलिए तुम मेरी दुल्हन बन जाओगी तो तुम अच्छे से रहोगी। वैसे भी तुम्हारा ये जो अदा है मुझे बहुत पसंद है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे शुभ जो होता है वो अपनी माँ को भड़का रहा होता है लॉलन के बारे में। वो बताता है कि लॉलन जरूर अप्पू की बीमारी का इलाज सही से नहीं करा रहा है, इसीलिए तो अप्पू को बार बार इतना बीमार पड़े, नहीं तो अप्पू इतनी बीमार क्यों पड़ती। तभी यहाँ पे तनुजा भी बोलती है हाँ और लॉलन वैसे है ही लालची, किसी अरे अगर डॉक्टर को दिखा रहा होगा इसलिए तो ठीक नहीं हो रहे। तभी शुभ बोलता है कि माँ आप मेरी बात समझिए। उसकी माँ बोलती है कि ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता शुभ तो लॉलन इतना फिक्र क्यों करता है, वो लोग कितना। तभी यहाँ पे शुभ बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है माँ, वो दिखावा करता है, नाटक करता है ताकि आप लोग की नज़रों में महान बने। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे अंजना और जेठू भी आ जाते हो और यहाँ पे जेठू बोलता है शुभ को वाह शुभ वाह, तुमने अपनी ही जो मन मड़िया कहानी थी वो सब तुमने थोप दिया, तुम्हें लगा कि वो कोई सही नहीं तो तुमने बता दिया वो सही नहीं है, ऐसा तुम सोचते हो, तुम्हें चाहे जो सोचना सोचो लेकिन भगवान के लिए सब मत बोलो। तो फिर तनुजा बोलती है कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं जेठू जो भाई, ये सब जो भी बोल रहे हैं वो सब सही बोल रहे हैं। तभी यहाँ पे जेठू बोलता है अच्छा तुम सही बोले शुभ, आज तक तुमने कभी सही बोला भी है, कभी सही किया भी, जब भी किया है गलत किया है, तुम पे भरोसा हम किस प्रकार करें, किस बात के लिए करें।
लालून से ज़्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता। तभी उसकी माँ बोलती हाँ शुभो, और लालून बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। तभी यहाँ पे शुभो बोलता है माँ आप कुछ नहीं जानती है लोग का नाटक, वो लड़की, वो बस्ती की लड़की भी उनके साथ रहती है, वो ज़रूर उसका लालून का चक्कर चल रहा होगा। वो सोच रहे होंगे कि कब अप्पू को रास्ते से हटाए, उसे शादी कर ले, पैसों के लिए उसने शादी की थी लालची साला। ये सुन के अनिरुद्ध आ जाता है, बोलता है वाह आप अपनी घटिया सोच सब पे क्यों थोपते हैं, आप घटिया इंसान है ये हम जानते हैं, लेकिन आप सबको घटिया इंसान बनाने पे क्यों तुले रहते हैं वो मैं नहीं जानता हूँ। तभी ये सुनकर तनुजा को गुस्सा आता है। तनुजा बोलती है बेटा तुम अपने पापा से किस तरह से बात करो, तुम ढंग से नहीं बात कर सकते। अनिरुद्ध बोलता है एक बदतमीज इंसान के साथ किस तरह से बात किया जाए, आप मुझे बताओ माँ। और ये हमेशा लोगों पे लालचन क्यों लगाते रहते हैं, हमेशा सबको गलत क्यों ठहराते हैं। इनकी नज़र में कोई सही भी होता है, जो इनकी तरह काम करता है सही होता है। ये लॉयर है ना, लेकिन इनको कुछ पता भी है कि नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। जेठो बड़ो माँ आप चिंता मत करिए, आपको जो भी मदद चाहिए मैं करूँगा, आप इनकी बातों को इग्नोर कीजिए, इनका तो काम है लोगों का कान भरना। शुभ बोलता है अच्छा मैंने काम भरा है, मैंने तुम्हें उस लड़की झनक के लिए भी हिदायत दी थी, लेकिन तुम पागल थे उसके प्यार में, तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। मैं बार बार बोलता रहा उस झनक के बारे में, देखा आज क्या हुआ, उस किसी गाँव के अरे गरे लड़के से शादी करके घर बसा ली, पता नहीं और पता नहीं क्या क्या किया होगा। अनिरुद्ध बोलता है बस इससे ज़्यादा एक शब्द नहीं। शुभ बोलता है क्यों एक शब्द नहीं सुन सकते हो। और वो लालून भी उसी टाइप का है, वो भी यही सब कर रहा है। जिस दिन वो तो वेट कर रहा है कि कब अप्पू इस दुनिया को अलविदा कहे और वो फटाफट सब पैसे वैसे लेके और काजल से शादी कर ले। जेठू बोलता है बस करो शुभ हो, माना कि तुमने वकालत की है, लेकिन उससे ज़्यादा दुनिया नहीं देखी, इंसानों की परख नहीं, इसलिए फालतू बातें करना बंद करो। दूसरी तरफ हम देखते हैं जैसे ही डॉक्टर लालून को बताते हैं कि अब अप्पू की बीमारी कोने कोने में फैल चुकी है और उसे बचा नहीं सकती है। सुनकर जैसे मानो लालून टूट जाता है और वह घर में बैठ कर रो रहा होता है। ये बात सुनकर काजल से समझा रही थी, लालून अगर तुम ही ऐसे टूट जाओगे तो कैसे काम चलेगा, हमें सबको समझाना पड़ेगा इस बारे में, तुम हमारी बात क्यों नहीं समझते हो। और हम अप्पू को इस तरह से नहीं दिखा सकते कि हम उसके लिए क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते, ये सब हमें आपस में हैंडल करना पड़ेगा। उसके बाद बोलते हैं बेचारी अप्पू 5 साल पहले हमें ऐसा लगा कि भगवान ने जीवन दान दे दिया, लेकिन ये सब गलत था, हमने गलत सोचती थी। काजल बोलती है कि हमेशा मैं स्कूल में रहती हूँ, मुझे हमेशा याद आती है अप्पू खाना खाए कि नहीं, जल के खिलाना है, पता नहीं अप्पू ने दवाइयाँ ली कि नहीं, अप्पू के साथ कौन खेलेगा, एक अलग ही मस्ती लगी रहती थी। अब मैं कौन करेगा ये सब, मैं अप्पू से बहुत प्यार करती हूँ काकी, मैं सिर्फ आप लोग ही नहीं प्यार करते हैं, मुझे भी फिक्र होती है, मुझे भी ऐसा लगता है कि कोई ऐसी शक्ति हो जिससे हम अप्पू को लौटा सके उसकी ज़िंदगी, लेकिन हमारे हाथ में नहीं है। तब यहाँ पे नूतन बोलती है कि हाँ सही बोल रही हो, अब जो चीज़ जाने का वक्त आ गया उस पर अपना जोर नहीं चलता, भगवान के आगे किसकी मर्जी चलती। तभी लालून बोलता है माँ ये क्या अनाप शनाप बातें कर रही हो तुझे पता नहीं है मैं अप्पू के बिना नहीं रह पाऊँगा, अप्पू के बिना एक एक सांस लेना भी मेरे लिए अप्पू के लिए कितना मुश्किल है। वो तुझे नूतन माँ करके कैसे बुलाती थी, घर सर पे चढ़ा देती थी, तू किसको पूछेगी आज खाने में क्या बनाऊँ, और काजल तू किसको तैयार करेगी, किसको डांटती रहेगी, किसको होमवर्क कराएगी, तुम लोग को नहीं पता है मैं जिस दर्द से गुजर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे मालूम मेरे सीने से किसी ने दिल निकाल लिया हो, मैं से घुट घुट कर मर रहा हूँ। तभी यहाँ पे नूतन बोलती है अभी क्या कर सकते हैं बेटा, जो सच है वो मानना पड़ेगा, और सच यही है कि तुम ही मान लो इस बात को। तभी काजल बोलती है लालून बेहतर रहेगा कि हम अप्पू की मम्मी पापा को भी बात बता दें। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभिजीत का हौसला टूट जाता है। अभिजीत बोलता है ये क्या हो गया, हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है, गांव में सबको बोलता है चलने के लिए कि चलो चलो हमें मदद करो, लेकिन अभिजीत की कोई मदद नहीं। उसके बाद अभिजीत जो होता है पुलिस वालों को फ़ोन लगाता है और उनको इत्तला करता है। दूसरी तरफ अंबिका की हालत बहुत ख़राब हो रही होती है, जहाँ पे जनक ज्योति अंबिका को समझाते हैं कि डरो मत आंटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी यहाँ पे अंबिका बोलती पता नहीं क्या ठीक होगा, वो लड़का पता नहीं क्या कर चुका होगा मेरी बेटी के साथ, मुझे तो अभी से डर लग रहा है। तभी यहाँ पे अभिजीत जो होता है वह पूरे गाँव वालों से हेल्प मांगता है, लेकिन गाँव वाले सब लोग इनकार कर देते हैं। अभिजीत जो होता है एक बेसहारा बाप होने के नाते फूट फूट कर रो रहा होता है, लेकिन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। वो बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा होता है कि मुझे मेरी बेटी बस सही हो जाए, इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन और मेरी बेटी वापस लौट आए, तो आप लोग मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। तभी दूसरा हम देखते हैं कि ईशानी का भाई भी बोलता है कि माँ अपनी दीदी कभी लौट के नहीं आएंगी क्या, लेकिन अंबिका जो थी संभालती किसी तरह। दूसरी तरफ ईशानी बोलती तुम अगर मुझसे शादी भी कर लोगे लेकिन तुम मेरे कभी पति नहीं बन पाओगे, ना मैं तुम्हारी पत्नी बन पाऊंगी, सिंदूर भरने से कुछ नहीं होता, ना मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। तभी जीत बोलता है कुछ कानून तो हमें भी पता है, सिंदूर भरे ना भरे, लेकिन कानूनी तौर पर तुम मेरी पत्नी तो हो जाओगी, और फिर उसके बाद तुम मेरे चंगुल में रहोगे, उसके बाद तो फिर देखना मैं तुम्हें लाइन पर आता हूँ, थप्पड़ मार के तुम्हें बहुत बड़ी गलती की थी और उसका सज़ा अब तुम भुगतोगी, तुमको मैं शादी करूँगा और तुम्हें क्या शहर जाने का बहुत शौक है तो दिखाऊंगा, तुम्हारे बाप को अच्छा दामाद चाहिए ना तो वो भी दिखाऊंगा। दूसरी तरफ कंका ज्योति जनक को बुलाती बोलती ये सब क्या चल रहा है, तुमको घर चलना भी है या नहीं, यह सब करोगी। तभी यहाँ पे जनक बोलती आप लोग जाइए, मैं नहीं आऊँगी, मेरी सहेली बहुत बड़ी मुसीबत में, मैं उसको बिना पार लगाए नहीं आऊँगी। तभी मंगल और भी समझाते हैं कि भौजी ऐसा नहीं कर सकती आपको पता होना चाहिए कि ये कितना रिस्की है और आप ये बात क्यों नहीं समझ रही हैं। तभी जनक बोलती है आप क्या बात कर रही हैं, वो मेरी बचपन की सहेली, मैं उसे छोड़ के नहीं आऊँगी, आप लोग जाइए परासर से कह दीजिएगा, और हर बात परासर को बताने की ज़रूरत नहीं, मैं कल आऊँगी बता लूँगी, आप बस जाइए यहाँ से और मेरी फिक्र मत कीजिए। तब दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे जीत जो
तो ईशानी को डरा रहा होता है। ईशानी बोलती है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे हाथ पैर जोड़ती हूँ, मुझे प्लीज़ जाने दो, मैं अपने घर चली जाऊँगी। दूसरी तरफ काजोल भी जो होती है वो लालू को समझा रही होती है कि लालू हमें हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, वो अप्पू के माँ बाप है, उनको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी यहाँ पे अप्पू बोलता है मैं बताना, लालू बोलता है मैं बताऊँगा अप्पू के बारे में, लेकिन तुझे पता है ना वो अपने माँ बाप से ज़्यादा हमसे कितनी कनेक्टेड है एंड वो हमारे ही पास सबसे ज़्यादा रहती है, और वो अपने घर भी कितना मायके जाना कम कर दी है। तो तुझे क्या लगता है? मैं बताऊंगा लेकिन समय आने पे, मैं कल बताऊंगा लेकिन अभी नहीं। मुझे अभी लग रहा है अभी मैं अप्पू को छोड़ के आया हॉस्पिटल, अब बोल रही थी कब आऊँगा लेने के लिए। मुझे एकदम से ऐसा लग रहा है कि मैं फ़ेल हो गया, मैं अप्पू को बचा नहीं पाया। साला वो जब से मेरी ज़िंदगी में मेरी ज़िंदगी संवारती रही, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। तभी काजल बोलती लालू तुम ऐसे टूट नहीं सकते हो, तुम्हें हौसला रखना पड़ेगा। अरे अप्पू तुमको इस तरह से देखी तो वो कितना दुखी होगी, तुम उसके बारे में क्यों नहीं सोचते हो, तुम्हें भी कुछ करना है। तो तभी यहाँ पे लालू बोलता है मैं सोच ही तो रहा हूँ लेकिन काजल मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। दूसरी तरफ अनिरुद्ध बोलता है कि आप लोग दूसरों के बारे में कमेंट्स करना बंद कीजिए, ठीक है, और ये सब फालतू कमेंट्स। अभी जेठू भी यानी बोलते हैं कि आप शुभो और तनुजा तुम लोग अपना विचार ना ही तो बेहतर है, अप्पू की ज़िंदगी में क्या हो रहा है क्या नहीं हमें सब कुछ पता है। तभी यहाँ पे उसकी माँ भी बोलती है और अगर उसके साथ गलत भी हो रहा हो तो अपने माँ बाप को तो बताती ही, अप्पू ऐसा कुछ भी नहीं, शुभो मुझे लगता है तुम ज़्यादा सोच रहे हो। अनिरुद्ध बोलता है इनको ज़्यादा सोचने की वैसे भी बीमारी है, कुछ अच्छा चल रहा हो तो घर में किस तरह से बर्बाद करी ये इनसे कोई पूछे, ये भूल गए कि इन्होंने क्या किया था। जब यहाँ पे शुभ बोलता है ठीक है हो सकता है आपने मुझसे ज़्यादा दुनिया देखी, लेकिन एज ए एक्सपीरियंस एज ए इंसान पहचानना सिर्फ मुझे आता है दादा, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। आपको बोधी को जाइए और अपनी बेटी को बचाइए, किसी डॉक्टर के पास लेके जाइए, कोई सेकंड ओपिनियन लीजिए। तभी अनिरुद्ध बोलता है आपसे हमें कोई विचार नहीं चाहिए, हमें क्या करना है क्या नहीं मैं देख लूँगा, मैं डिस्कस कर लूँगा, बेहतर ये होगा कि आप अपने काम से काम रखिए, और वैसे भी आपका तो कुछ भी विचार नहीं चाहिए कि आप किसके बारे में क्या सोचते हैं। तभी यहाँ पे शुभ बोलते देख रहे हो तनुजा बदतमीजी की हदें पार कर रहा है। अभी अनिरुद्ध बोलता बदतमीजी मैं नहीं आप कर रहे हो, वो भी सबसे। दूसरी तरफ यहाँ पे अनुजा बोलती बस, अंजना बोलती बस करिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं सुननी है, सुबह तुम जाओ, मुझे मेरी बेटी के लिए क्या चाहिए क्या नहीं मैं देख लूँगी। अनिरुद्ध का भी यहाँ पे मानो गुस्सा बढ़ रहा। नूतन बोलती है कि बस अब जल्दी से अप्पू आए और उसको सीने से लगा लो, जितने भी दिन बचे हैं अच्छे से बिता लो, मैं तो यही चाहती हूँ। दूसरी तरफ काजल बोलती है कि लालू तुम मेरी बात सुनो, हम अप्पू से चल के इस बारे में बात करेंगे, उसको हॉस्पिटल से भी लाएंगे, उसके माँ बाप को बताएंगे। तभी यहाँ पे लालू भड़क जाता है, बोलते तुझे पता है हम दो दिल है, एक दिल अलग होगा तो एक दिल कैसे जिएगा, तुझे क्यों नहीं समझ रहा है काजल इस बात को। काजल बोल रही मुझे सब समझ रहा है। नूतन बोलती बेटा हिम्मत मत हार, तू क्यों नहीं समझ रहा है, तूने बहुत परिश्रम किया, तूने बहुत मेहनत, लेकिन कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती हैं, हौसला रख, जितना भी हम अप्पू के लिए जो बन सकेगा करेंगे, लेकिन हम इस तरह से हार नहीं मान सकेंगे। जीत बोलता तुम्हें भागना है, ठीक है भागो, भाग के दिखाओ जरा। तभी यहाँ पे ईशानी बोलती प्लीज़ तुम मुझे छोड़ दो, तो तुम्हें जो अलग से बोलोगे मैं माफ़ी मांग लूँगी तुम्हारे पैरों में गिर के, पर प्लीज़ मेरी ज़िंदगी इस तरह से बर्बाद मत करो, मुझे पढ़ लिख कर बड़ा ऑफिसर बनना है और तुम मेरे साथ ये क्यों करना चाहते हो। तभी जीत बोलता बड़ा ऑफिसर बनना है, सबके सामने चाटा मारा तब तुझे नहीं समझ में आया, तुझे क्या लगता है तू बहुत बड़ी अपने आप को क्या समझती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नूतन जो वो सबको बोल देती है आप लोग जाइए यहाँ से, मैं अपना आ जाऊँगी। ये सुनकर गाँव वाले बड़े गुस्सा हो जाते हैं और वह कंका सबको लेके चली जाती है। पुलिस वाले बोलते हैं इतने बड़े मेला है, 300 लोग आए हुए, हम कुछ मदद नहीं कर सकते। ये सुनकर अभिजीत का गुस्सा बढ़ जाता है। अभिजीत बोलता है ये क्या बोल रहे हो, आप पुलिस वाले हो, आपकी कोई ड्यूटी नहीं, ठीक है आप मत जाइए, आप 2-4 पुलिस भेज दीजिए, मैं अपनी बेटी को खुद ढूंढ लूँगा, मैं इतना कायर तो नहीं, एक बाप इतना कायर नहीं कि अपनी बेटी को ना ढूंढ सके। पुलिस बोलता है वो गुंडा बहुत ही रिस्की वाला है, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं, उसके नाम पर FIR भी नहीं, और हम कैसे जाएंगे, और यहाँ पर कुछ हो गया तो। अभिजीत बोलता है मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप क्यों नहीं समझ रहे, अगर उसने मेरी बेटी के साथ शादी कर लिया उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा, आपको चलना चाहिए। तभी यहाँ पे झनक को याद आता है कि उसने ना किसी मंदिर का नाम लिया था, मुझे पक्का शक है वो किसी मंदिर में लेके गया होगा, वह ईशानी से शादी करना चाह रहा था, उसने बोल रहा था कि वो शादी करके उसकी अकड़ तोड़ देगा। ये सुनकर अंबिका कांपने लगती है, बोलती ये क्या बोल रही हो, क्या कह रही हो। तभी यहाँ पे अभिजीत बोला कोई बात नहीं हम मंदिर चलेंगे चलो। उसके बाद वह पुलिस को मंदिर ले जाने के लिए कहता है। आगे एपिसोड से बने दर्शकों लाइक और सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।